नमस्कार दोस्तों, आज हम इटली का एकीकरण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है इटली का एकीकरण, ये बीए पार्ट 3 में और स्कूल व्याख्याता में आरएस और आईएएस मेंस के सिलेबस में शामिल है। मैं मोहसिन मीना इस टॉपिक पर आज आप लोगों के साथ विस्तृत चर्चा और व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। इटली के एकीकरण टॉपिक है, इटली का एकीकरण। इसमें इटली देश है जो वर्तमान में कोविड-19 या कोरोना के कारण भी चर्चा में है, जहां पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी विकसित देश है, यूरोप के विकसित देश में है। ये जो इटली है जो वर्तमान में, ये यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में भूमध्य सागर के पास ये देश स्थित है। इस देश में प्राचीन काल में यूनानी रोमन सभ्यताओं का विकास हुआ था। ये प्राचीन काल में सभ्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण यूरोप का केंद्र रहा और यहीं पे ईसाई धर्म का जो मुख्य पोप होते हैं, जो मुख्य पुरोहित होता है पोप, वो यहीं रोम में बैठता है, जो इसकी राजधानी है। इटली प्राचीन से लेकर मध्यकाल तक यूरोप का मुख्य केंद्र रहा, व्यापारिक केंद्र रहा, क्योंकि भूमध्य सागर के माध्यम से, स्थल से, तुर्की के माध्यम से एशिया से जुड़े होने के कारण यहाँ से जो व्यापार था वो एशिया से इटली के माध्यम से ही होता था और फिर इटली के माध्यम से यूरोप के अन्य देशों में वस्तुएं ले जाई जाती थी। इसलिए ये बड़ा केंद्र था। लेकिन वाणिज्यवाद के उदय के कारण इटली के व्यापार का पतन हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों के व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। और इस दौर में जब ईसाई धर्म में कैथोलिक के खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म का भी उदय हुआ, तो उस कारण राज्यों का उदय हुआ। उस वजह से इटली में कई छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो गया और इन छोटे छोटे राज्यों पर, कई क्षेत्रों पर विदेशी नियंत्रण भी हो गया, मुख्यतः ऑस्ट्रिया का विदेशी नियंत्रण। इन्हीं परिस्थितियों में जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 की और स्वतंत्रता समानता की जो विचारधारा थी उसका विकास हुआ, और इस विचारधारा को लेकर जब नेपोलियन बोनापार्ट जब सेनापति बना और नेपोलियन बोनापार्ट को इटली पर आक्रमण करने के लिए भेजा, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर 1798 में आक्रमण किया और इसके उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया और उत्तरी क्षेत्र को जीतकर उसके छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया। क्या बना दिया? एक संघ। और एक संघ का निर्माण होने से इटली में राष्ट्रीय एकता की भावना का जन्म हुआ, देशभक्ति भावना, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट पराजित होने के बाद जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था मेटरनिख, उसने वापस जो व्यवस्था थी, वैधानिकता के सिद्धांत के तहत नेपोलियन से पूर्व की व्यवस्था लागू कर दी और नेपोलियन की पूर्व की व्यवस्था के तहत वापस इटली कई छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित हो गया, जिनमें मुख्य थे उत्तरी, जिनको हम 3 भागों मुख्य रूप से बांट सकते हैं: उत्तरी इटली, मध्य इटली, दक्षिण इटली। उत्तरी इटली को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी इटली में एक तो एनएसपी, नीस, सेवाय और पिडमांट, यहाँ पर सार्डिनिया वंश का शासन था, जो इटली का वंश था। दूसरा लोम्बार्डी और वेनेशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का शासन था। इसी तरह से मध्य इटली, ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। इसी तरह से जो मध्य इटली है उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं: पीएमटी, परमा, मोडेना, टस्कनी। यहाँ पर परमा, मोडेना, टस्कनी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश का शासन था। और जो दूसरा भाग था आरआरपी, रोम, रोमेग्ना और पेपल स्टेट्स, और पेपल स्टेट्स, यहाँ पर पोप का शासन था। इसी तरह से दक्षिण इटली, सिसिली और नेपल्स, यहाँ पर बुर्बो वंश, फ्रांस का शासन था। तो इस प्रकार से जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो राष्ट्रीय भावना, एकता की भावना का जो विकास किया था, उसे मेटरनिख की
मेटरनिक ने वैधानिकता के नियम के तहत वापस खंडित कर दिया और इटली वापस बिखर गया, उसकी एकता का प्रयास नए सिरे से आरंभ होने लगा। तो हम ये कई बार ये प्रश्न RS मेंस में इनमें पूछ लेते हैं कि नेपोलियन जो एक विजेता था, एक आक्रमणकर्ता था इटली में, और जो आक्रमणकर्ता होने के बाद भी उसने इटली में राष्ट्रीय एकता का समावेश किया। तो कैसे? तो ऐसा बताना पड़ेगा कि उसने इटली को जीत कर नियंत्रण किया। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापना करना नहीं था, लेकिन उसने उत्तरी जो इटली के छोटे क्षेत्र थे उनको मिलाकर एक संघ बनाया, और उस संघ के कारण इटली में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और ये राष्ट्रवादी भावना इतनी मजबूत हुई कि जब मेटरनिक ने वैधानिकता का नियम लागू किया और इटली को कई भागों में वापस बांट दिया, तब भी वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई, और उस राष्ट्रीय चेतना ने राष्ट्रीय एकता के लिए आधार का काम किया, और कई लोगों ने राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करना आरंभ किया, जिनमें कई लोग और संगठनों ने, जिनमें मुख्य है कार्बोनेरी संस्था, मेजनी की यंग इटली, केवूर, गेरिबाल्डी, विक्टर एमानुएल। और इस पार्ट में हम आगे इन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं और क्या मेंस के क्वेश्चन होते हैं, वो भी साथ साथ में हम चर्चा करेंगे। अब तक जो हमने चर्चा की उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है वो उत्तरी इटली में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, मध्य में कौन से थे और दक्षिण में कौन से क्षेत्र शामिल थे, ये प्रश्न बन सकता है। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे कि जो इटली के एकीकरण में जो मेटरनिक ने बाधाएं उत्पन्न की, उनको दूर करने के लिए कौन कौन से संगठन ने प्रयास किया। तो उस संदर्भ में जो पहला संगठन आता है जिसने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया वो थी कार्बोनेरी संस्था। तो ये RS मेंस में पूछा है कि कार्बोनेरी संस्था क्या थी। तो जो कार्बोनेरी संस्था थी ये इटली के नेपल्स भाग में स्थित थी। नेपल्स जो दक्षिणी इटली में था, वहाँ पर ये संस्था थी, और ये संस्था कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों का संगठन थी। मजदूरों के संगठन ने इटली को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसकी एकता स्थापित करने के लिए ये संगठन बनाया था। इनका उद्देश्य था कि हम षड्यंत्र के माध्यम से इटली की एकता स्थापित कर सकते हैं और सत्ता को, जो विदेशी सत्ता है, उसको पलट सकते हैं। इस जो कार्बोनेरी संस्था है, इसके जो मुख्य सदस्य थे, जो प्रमुख प्रसिद्ध सदस्य हुए, उनमें था फ्रांस का शासक नेपोलियन III और मेजनी। जो फ्रांस का शासक नेपोलियन III है, जो नेपोलियन बोनापार्ट का पोता था, जो बाद में फ्रांस का शासक बना था, और मेजनी था। और मेजनी, अब हम चर्चा करेंगे मेजनी यह इटली का गांधी कहलाता है। मेजनी इटली का गांधी कहलाता है क्योंकि इसने इटली के लोगों में नैतिक साहस उत्पन्न किया, आत्मबल उत्पन्न किया। इसने बताया कि इटली के में एकता स्थापित हो सकती है अगर प्रयास किया जाए तो, इसलिए इसे इटली का क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं। इनका जन्म, मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो है कि मेजनी का योगदान को लेकर बन जाएगा या इसकी जो संस्था है यंग इटली उसको लेकर बन जाएगा। तो इसका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये जन्म के कुछ समय बाद युवावस्था में ये कार्बोनेरी संस्था जो नेपल्स में काम कर रही थी उसका सदस्य बन गया। लेकिन कार्बोनेरी संस्था के जो उद्देश्य थे, जो कार्य करने का तरीका था, संगठन था, उससे ये संतुष्ट नहीं था, इसलिए इसने कार्बोनेरी संस्था को छोड़ दिया, उसे अलग हो गया और 1831 में यंग इटली नामक एक संस्था का गठन इसने कर लिया। यंग इटली जो संस्था थी उसका उद्देश्य था, 1831 में संस्था बनाएगी और इसका उद्देश्य था कि इटली में राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना का विकास किया जाए, इटली के लोगों में प्राचीन संस्कृति के प्रति चेतना उत्पन्न की जाए और गणतंत्र की स्थापना की जाए। 3 उद्देश्य थे। प्रश्न आ जाए कि जो यंग इटली थी उसका क्या उद्देश्य थे या क्या उद्देश्य नहीं था। तो 3 उद्देश्य था, इटली में राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना का विकास करना, इटली के लोगों में प्राचीन संस्कृति के प्रति जनचेतना उत्पन्न करना और गणतंत्र की स्थापना करना। ये 3 उद्देश्य यंग इटली के थे। यंग इटली की क्या भूमिका रही या मेजनी की क्या भूमिका रही इटली के
स्वतंत्रता में मेजनी ने यंग इटली संस्था के में 40 साल से कम उम्र के युवाओं को सदस्य बनाया और उनकी संख्या लगभग 40-50 हज़ार थी, लेकिन यंग इटली को उसने सेना में तब्दील नहीं किया। सेना में तब्दील नहीं करके सिर्फ स्वयंसेवक संगठन के रूप में ही रखा, क्योंकि ये इटली में सिर्फ नैतिक बल का विकास करना चाह रहा था, नैतिक बल के माध्यम से ही स्वतंत्रता दिलाना चाह रहा था, सैनिक उद्देश्य इसका नहीं था। बाद में इसने यंग इटली संस्था ने जो फ्रांस की क्रांति हुई 1848 में, उससे प्रभावित होकर इटली में भी क्रांति करने का प्रयास किया और इसके लिए यंग इटली दल और मेजनी ने और उसके सहयोगी गैरिबाल्डी ने कई जगहों पर क्रांतियां करवाई, जिनमें मुख्य क्षेत्र हैं लोम्बार्डी, उत्तरी इटली में लोम्बार्डी, वेनेसिया, मध्य इटली में टस्कनी, दक्षिणी में नेपल्स, पिडमांट आदि राज्यों में इन्होंने कोशिश की विद्रोह करवाने की। रोमगना पेपल पोप के राज्य में भी विद्रोह की कोशिश की, लेकिन ये योजना इनकी असफल हो गई। इस कारण मेजनी को इटली छोड़कर स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा। स्विट्ज़रलैंड से बाद में उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। इंग्लैंड में ये कार्ल मार्क्स से मिले और कार्ल मार्क्स से मिलने के बाद ये फ्रांस गए और फ्रांस से वापस इटली आए, जहाँ 1866 में इनकी मृत्यु हो गई। ये था मेजनी और उनका यंग इंडिया, उनका योगदान। मेजनी ने जो 1848 की जो क्रांति कराने की कोशिश की थी, उस क्रांति का नेतृत्व इटली में मुख्य रूप से पिडमांट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने किया था। चार्ल्स एल्बर्ट को सहयोग उत्तरी इटली और दक्षिण इटली के शासकों ने भी दिया था, लेकिन 1849 में उत्तरी इटली और दक्षिण इटली के जो राजवंश थे वो चार्ल्स एल्बर्ट से, जो पिडमांट का शासक था सार्डिनिया वंश का, उससे अलग हो गए। इस कारण 23 मार्च 1849 को नोवारा का जो युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और पिडमांट के बीच, उसमें पिडमांट पराजित हो गया। इस पराजय से चार्ल्स एल्बर्ट इतना टूट गया कि उसने अपना राजा का पद छोड़ दिया और अपनी जगह अपने बेटे विक्टर एमेनुएल सेकंड को शासक बना दिया। विक्टर एमेनुएल सेकंड 1849 से 1878 तक इटली का शासक रहा और उसी के काल में इटली का एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण में बड़ी भूमिका विक्टर एमेनुएल की भी रही। जब विक्टर एमेनुएल 1849 में इटली का शासक बना, उस समय उसके सामने 3 प्रकार के लोगों को नियंत्रित करने की समस्याएं थी। पहला प्रकार के जो लोग थे वो गणतंत्रवादी थे, जिनका नेतृत्व मेजनी और गैरिबाल्डी कर रहे थे, जो गणराज्य की स्थापना इटली में करना चाहते थे। दूसरे पोप राज्य के लोग थे, जिनका नेतृत्व जियोबट्टी कर रहा था, जो पोप के अधीन इटली का एकीकरण करना चाहते थे। तीसरे उदारवादी लोग थे, जिनका नेतृत्व केबूर कर रहा था, जो पिडमांट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहते थे। विक्टर एमेनुएल ने उदारवादी लोगों को सहयोग दिया, समर्थन दिया उनको, और केबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। केबूर के प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के एकीकरण में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया और उसके योगदान से इटली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण का एकीकरण हुआ। चौथा और पांचवें चरण का एकीकरण एमेनुएल के नेतृत्व में हुआ, एमेनुएल विक्टर के सेकंड के नेतृत्व में हुआ। 3 चरणों का जो एकीकरण केबूर ने किया, वो केबूर कौन था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जाने कि आ जाते हैं प्रश्न केबूर पर टिप्पणी। तो यहाँ से जो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा तो ये अब तक जो पढ़ रहा है उसमें एक तो ये बन सकता है कि गणतंत्रवादी कौन थे, मेजनी गैरिबाल्डी। वो पोप राज्य का समर्थक कौन था, जियोबार्टी। उदारवादी राज्य जो इटली के करना चाहते थे, वो किसके नेतृत्व में, किस राज्य के नेतृत्व में, तो पिडमांट के नेतृत्व में, ये प्रश्न बन सकता है। और नोवारा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, चार्ल्स कोलबर्ट, जो कब हुआ था, 23 मार्च 1849। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब बात करेंगे हम केबूर पर, जो इटली के एकीकरण का मुख्य हीरो था, जो इटली का
प्रधानमंत्री था और इसके प्रधानमंत्री काल में इटली के 3 चरणों का एकीकरण हुआ था। केबूर का जन्म 1810 में म्यूनिख में हुआ था। 1847 में जब ये 37 साल का हो गया था तब उसने एक पत्रिका निकाली थी, रिसोर्सजीमेंट। एक पत्रिका 1837 में केबूर ने रिसोर्सजीमेंट निकाली थी, बाद में जिसमें उदारवादी विचारों को प्रस्तुत किया था। बाद में 1849 में ये पिडमांट संसद का सदस्य बन गया और 1852 में विक्टर एमुअल सेकंड ने इसे पिडमांट का प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनते ही इसने सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान दिया और बड़े कारखाने इटली में स्थापित किए। कई देशों के साथ व्यापारिक संधियाँ की। सेना के लिए 90,000 की सेना का निर्माण किया। धार्मिक क्षेत्र में सुधार करते हुए इसने इटली का जो प्रत्येक धर्म सुधार आंदोलन चलाने वाली संस्था जेस्यूट संघ था उसे समाप्त कर दिया। धर्म अधिकारियों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। ये धार्मिक क्षेत्र में सुधार किया। इसके बाद इसने राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करना आरंभ किया। राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करते हुए केबूर ने सबसे पहले एक राष्ट्रीय संस्था का गठन किया जिसका उद्देश्य था इटली की स्वतंत्रता और एकता स्थापित करना। और इस संस्था के माध्यम से एकीकरण करने का प्रयास करते हुए केबूर ने कहा कि इटली का एकीकरण आंतरिक संसाधनों से नहीं किया जा सकता, उसके लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। अतः केबूर ने कहा बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अतः केबूर विदेशी सहायता लेने का प्रयास करने लगा। उसने विदेशी सहायता के लिए सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ ध्यान दिया, लेकिन उस समय इंग्लैंड हस्तक्षेप नीति में कार्य कर रहा था। मतलब वो यूरोप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, वो अपने उपनिवेशों से ही संतुष्ट था, इसलिए इंग्लैंड का सहयोग नहीं मिला। लेकिन तभी भाग्यवश क्रीमिया का युद्ध 1854 में आरंभ हो गया। क्रीमिया का जो युद्ध 1854 में हुआ ये मुख्य रूप से तुर्की और इटली के बीच हुआ। मुख्य रूप से सीमाओं को लेकर था, क्योंकि जो रूस था वो समुद्र तक जाना चाहता था और तुर्की भी समुद्र पर नियंत्रण रखना चाहता था। और जब समुद्र पर अगर इधर से तुर्की के माध्यम से अगर तुर्की पर नियंत्रण करने के माध्यम से अगर रूस पहुंच जाता है तो जो ब्रिटेन और जो फ्रांस के एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेश थे उनको रूस से नुकसान हो सकता था। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड ने तुर्की की मदद की। जब इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की की मदद की तो उनके पक्ष में पिडमांट भी खड़ा हो गया। थोड़ी सी सेना केबूर ने क्रीमिया के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की मदद के लिए भेजी। ये जो युद्ध हुआ ये 2 साल चला, 1854 से 56 तक। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई, तुर्की, फ्रांस और इंग्लैंड की विजय हुई। और तब 1856 में पेरिस की संधि हुई। इस पेरिस की संधि में तुर्की, फ्रांस, इंग्लैंड के अलावा पिडमांट को भी बुलाया गया। ये एक तरह से पहली कूटनीतिक विजय थी केबूर की। तो यहाँ पर जब केबूर गया तो उसने जो इटली का एकीकरण का प्रश्न है उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। उसने इस प्रश्न को इस मंच पर उठाया और फ्रांस और इंग्लैंड से सहायता मांगी। तो इस प्रकार इस समस्या को उसने अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके अलावा अब इटली में भी ये हो गया कि पिडमांट ही इटली के एकीकरण का नेतृत्व करेगा और उसका नेता केबूर होगा। ये इटली में सिद्ध हो गया। इससे प्रभावित होकर आगे विक्टर एमुअल सेकंड ने भी केबूर को साथ देने के लिए वो तैयार हो गया कि वो पिडमांट के नेतृत्व में पिडमांट के नेतृत्व में एकीकरण के लिए उसकी मदद करेगा। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इटली का जो एकीकरण का जो कमल है वो क्रीमिया के कीचड़ में ही खिला। यानी कहते हैं क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण का फूल खिला। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं, आरएस मेंस में कई बार आया, आईएएस में टिप्पणी में पूछ लेते हैं कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण का फूल खिला। तो कैसे? तो हमें बताना पड़ेगा कि जो क्रीमिया का युद्ध है वो मुख्य रूप से तुर्की और रूस के बीच हुआ था और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए
फ्रांस और ब्रिटेन तुर्की के पक्ष में शामिल हुए थे और बिना चाहे ही मदद करने के लिए पिडमांड भी उनके पक्ष में चला गया था और इस कारण इसका लाभ उसे मिला और विजय होने के कारण उसे भी पेरिस संधि में शामिल किया गया और इस समस्या को, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का फूल इस युद्ध ने, क्रीमिया के युद्ध ने उत्पन्न किया, यह हमें बताना पड़ेगा। इस परिस्थिति के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए केबुर ने इंग्लैंड की जगह फ्रांस की तरफ ध्यान देना आरंभ कर दिया कि जो फ्रांस का शासक था इस समय वो था नेपोलियन थर्ड। जो नेपोलियन थर्ड था वो कार्बोनरी संस्था का सदस्य भी रह चुका था, थोड़ा उदारवादी वो भी था और थोड़ा भावुक व्यक्ति था, इसलिए वो इसलिए केबुर को लगा कि उससे मदद मिल सकती है आसानी से और वो ऑस्ट्रिया से नफरत भी करता था। तो इन परिस्थितियों का क्योंकि ऑस्ट्रिया से इसलिए नफरत करता था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड था उसका जो दादा था नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्ट, उसका राज्य के मेटरनिक ने छीना था, उसके राज्य को उसने नष्ट किया था, तो इससे वो नफरत भी करता। तो ऐसा लगा कि इससे मदद मिल सकती है और उससे समझौता करने का प्रयास केबुर करने लगा। तभी एक ओरिसिनी नामक व्यक्ति ने जो नेपोलियन थर्ड था उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो पकड़ा गया। जब नेपोलियन थर्ड ने उससे पूछा कि भाई तूने मुझे मारने का प्रयास क्यों किया, तो उसने एक ही अपनी इच्छा बताई कि आप इटली के एकीकरण में योगदान दीजिए, आप कार्बोनरी की संस्था के सदस्य रहे हुए हो और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए मैंने ऐसा किया है आप पर आक्रमण का प्रयास। इससे प्रभावित होकर वो उसकी सहायता के लिए, इटली के एकीकरण की सहायता के लिए तैयार हो गया और दोनों के बीच, इटली और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम प्लोम्बियर्स का समझौता कहते हैं। प्लोम्बियर्स का समझौता 1858 में हुआ। ये मुख्य रूप से पिडमांट और फ्रांस के बीच हुआ था। पिडमांट की तरफ से विक्टर एमेनुएल सेकंड ने भाग लिया था और फ्रांस की तरफ से नेपोलियन थर्ड ने इस संधि में भाग लिया था। इस संधि के तहत ये तय किया गया कि फ्रांस इटली को लोम्बार्डी और वेनेसिया दिलवा देगा, लेकिन बदले में लोम्बार्डी और वेनेसिया दिलाएगा, लेकिन वो तभी जब आक्रमण की पहल ऑस्ट्रिया करेगा। इसके बदले में फ्रांस को पिडमांट, नीस और सिवाय क्षेत्र देगा और जो विक्टर एमेनुएल सेकंड है उसकी पुत्री कैलोथेल्ड का विवाह नेपोलियन थर्ड के भाई जेरम नेपोलियन से किया जाएगा और जो उत्तरी इटली संघ का निर्माण किया जाएगा उसमें पोप के राज्य को अलग रखा जाएगा। ये प्लोम्बियर्स की संधि थी। इस संधि से प्रभावित होकर केबुर ने ऑस्ट्रिया को उत्तेजित करने का प्रयास करना आरंभ कर दिया, जिसके तहत उसने लोम्बार्डी में सेना तैनात कर दी और ऑस्ट्रिया के फ्रांस क्षेत्र में दंगे करवाए। कौन से क्षेत्र में, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो फ्रांस क्षेत्र में सेना का लगा दी उसने, लोम्बार्डी क्षेत्र में यहाँ पर उन्होंने सेना लगा दी। तो ये यहाँ से एक नोट ये भी बन सकता है कि कार्बोनरी संस्था का सदस्य कौन रहा था, तो नेपोलियन थर्ड रहा था और नेपोलियन थर्ड पे किस इटली के युवक ने आक्रमण किया था, तो आर्सेनिक ने किया था, जो मेजनी के यंग इटली से जुड़ा हुआ था, ओर्सिनो ने। ये भी एक प्रश्न यहाँ से नोट की दृष्टि से बन सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि फ्रांस क्षेत्र में दंगे करवाने का प्रयास किसने किया, पिडमांट के केबुर ने किया, लोम्बार्डी में सेना लगा दी। तब इंग्लैंड ने हस्तक्षेप किया, इसलिए दिखाने के लिए केबुर ने लोम्बार्डी से सेना उठा ली, लेकिन वास्तव में उसने सेना नहीं उठाई। इससे ऑस्ट्रिया था वो उत्तेजित हो गया और उसने कहा, धमकी दी कि ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी से सेना उठा ले, अन्यथा ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण कर देगा। जब ये धमकी दी तब केबुर खुश हुआ और कहा कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वादा उससे हुआ था नेपोलियन थर्ड से कि ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा तो मैं मदद करूंगा, तो अब उसको लगा कि ऑस्ट्रिया पहले आक्रमण करेगा तो वहाँ से मदद मिलेगी, हम उसको हरा देंगे। हुआ यही, उत्तेजित होकर ऑस्ट्रिया ने पिडमांट पर आक्रमण किया। पिडमांट पर जब ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया तो अपनी जो प्लोम्बियर्स की संधि थी, प्लोम्बियर्स की संधि के तहत नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड पिडमांट के पक्ष में आ गया।
नेपोलियन थर्ड की सेना और केबूर की सेना, यूँ कहें पिडमांड की सेना और फ्रांस की सेना ने मिलकर ऑस्ट्रिया को मोरेंतेलो, पोलेस्ट्रो, मेगता और सोलोफेरिन, ये प्रश्न टाइप की दृष्टि से बन सकता है कौन कौन से युद्ध में हराया। इन्होंने फ्रांस की और फिनलैंड की सेना ने ऑस्ट्रिया को पोलेस्ट्रो, मेगता वह सोलोफेरिन के युद्ध में, 4 युद्ध हुए, मोरेंतेलो, पोलेस्ट्रा, मेगता और सोलोफेरिन। इन युद्ध में 24 जून 1859 को ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लोम्बार्डी पर पिडमांड का अधिकार हो गया। लेकिन पिडमांड वेनेशिया पर अधिकार नहीं कर पाया। उससे पहले ही नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया से विलाफ्रेक की संधि कर ली। क्योंकि इसका कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि नेपोलियन पिडमांड को शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, ठीक है, और दूसरा वो ऑस्ट्रिया को ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विल्फ्रेका की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की। तो प्रश्न आता है, ये यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि विल्फ्रेका की संधि किस किस के बीच हुई। तो विल्फ्रेका की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुई, नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड और ऑस्ट्रिया के शासक के बीच हुई। इस संधि की निम्न शर्तें थी। इस संधि की यह शर्त थी कि लोम्बार्डी फ्रांस को दे दिया जाएगा, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा और लोम्बार्डी किसको दे दिया जाएगा, पिडमांड को। लोम्बार्डी पिडमांड को दे दिया जाएगा। वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा। जो मध्य इटली का क्षेत्र है, परमा, मोडेना, टस्कनी, जहाँ पर इस समय क्रांति हो गई थी 1859 में, और जो हैब्सबर्ग वंश था ऑस्ट्रिया का उसको उठा दिया था। तो इन तीनों क्षेत्रों में, परमा, मोडेना, टस्कनी, वापस हैब्सबर्ग के नियंत्रण में कर दिया जाएगा। ये संधि विल्फ्रेका की थी। जब ये संधि कर ली तो इस संधि को पुष्ट कराने के लिए ज्यूरिख की संधि पिडमांड और फ्रांस के बीच हुई। इमैनुअल विक्टर सेकंड पिडमांड के शासक और नेपोलियन थर्ड के बीच ज्यूरिख की संधि हुई। किसको सिद्ध करने के लिए, विल्फ्रेका की संधि को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ से एक क्रम पूछ लेते कौन कौन सी संधि है। तो सबसे पहले कोलम्बियस की संधि हुई पिडमांड और फ्रांस के बीच। फिर विल्फ्रेका की संधि हुई ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच। और फिर ज्यूरिख की संधि हुई पिडमांड और फ्रांस के बीच। उससे विल्फ्रेका की संधि की पुष्टि हुई। जो विल्फ्रेका की संधि थी, इसका यह प्रभाव पड़ा कि इस संधि से इटली के लोग नेपोलियन थर्ड से नाराज़ हो गए और उन्होंने माना कि नेपोलियन थर्ड ने उनके साथ विश्वासघात किया है। इसलिए केबूर ने कहा विक्टर इमैनुअल से कि हमें युद्ध जारी रखना चाहिए, हमें युद्ध नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इमैनुअल सेकंड ने केबूर की बात नहीं मानी, इसलिए केबूर ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन एक लाभ ये हुआ कि इस विल्फ्रेका ज्यूरिख की संधि से इटली को, या यूँ कहें पिडमांड को, लोम्बार्डी मिल गया और पहला चरण पूरा हो गया। फिर दूसरा चरण आरंभ हुआ 1860 में। 1860 में केबूर को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया। जब दोबारा केबूर प्रधानमंत्री बना तो केबूर ने कहा इटली का एकीकरण युद्ध से नहीं होने दिया गया, अब मैं इसे कूटनीति से इसका एकीकरण करूँगा। इसलिए केबूर ने परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमेगेना में यानी मध्य इटली में जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह के माध्यम से उसको किस में मिला लिया, उसको पिडमांड या इटली में मिला लिया। इस जनमत संग्रह में इंग्लैंड को अपने पक्ष में तैयार कर लिया ताकि वो विरोध न कर दे। फिर फ्रांस को अपने पक्ष में कर लिया। फ्रांस को पक्ष में करने के लिए उसने नेपोलियन थर्ड को नीस और सेवाय क्षेत्र देने का वादा किया। जैसे ही जनमत संग्रह में राज्य PMTR मतलब परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमेगेना उसमें पिडमांड में मिल गए तो उसने नेपोलियन थर्ड को नीस और सेवाय क्षेत्र दे दिया। जब नीस और सेवाय क्षेत्र नेपोलियन थर्ड को दे दिया तब गैरिबाल्डी ने कहा कि आपने
मेरी मातृभूमि विदेशियों को दे दी, विदेशियों को अधीन कर दिए। ये ऐसा इसलिए कहा कि जो गैरिबाल्डी था वो नीस का रहने वाला था, नीस में उसकी जन्म हुई थी। इस चरण के बाद केबूर की मृत्यु हो गई। गैरिबाल्डी ने कहा कि मेरी मातृभूमि विदेश को दे दी। इसके बाद जून 1861 में केबूर की मृत्यु हो गई। उससे पहले केबूर ने सिसिली और नेपल्स क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया था और तीसरा चरण भी पूरा किया था। 27 मार्च 1861 को नेपल्स और सिसिली को सार्डिनिया के अधीन या पिडमांड के अधीन या इटली के नियंत्रण में एकता स्थापित करने में जो मुख्य भूमिका रही थी वो थी गैरिबाल्डी की। गैरिबाल्डी का जन्म 1801 में हुआ था कैप्रियो द्वीप में, जो नीस प्रांत में पड़ता है। उसकी मृत्यु 1882 में हुई थी। ये यंग इटली के सदस्य थे और ये मेजनी के अनुयायी थे, उसे काफ़ी प्रभावित थे। इन्हें इटली के एकीकरण के लिए कई बार विद्रोह किया। 1833 में पहली बार इसने विद्रोह किया, तब इन्हें मृत्युदंड दिया गया। इससे बचने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लिए चले गए। फिर 1848 में वहाँ से आए और इनने जो फ्रांस की जो क्रांति से प्रभावित होकर इटली में एकीकरण के लिए जो आंदोलन हुए, क्रांति हुई, उसमें भाग लिया। फिर दोबारा ये 1849 में दक्षिण अमेरिका चले गए। वहाँ से 1854 में ये वापस आए और 1854 में वापस आने के बाद इन्होंने एक लाल कुर्ती दल बनाया जिसमें 3000 सदस्य थे और इस दल के 1150 सदस्यों को लेकर और केबूर की कूटनीति से मदद लेकर 1861 में इन्होंने नेपल्स और सिसिली पर आक्रमण किया। सिसिली की राजधानी मार्शल पर इन्होंने अधिकार कर लिया, फिर नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इस समय नेपल्स का शासक फ्रांसिस सेकंड था, जो गेटा नामक किले में छुप गया और रोम के पोप से सैनिक मदद मांगी। जब ये बात केबूर्स को पता चली तो उसने उसी समय जो विक्टर इमैनुअल सेकंड था, पिडमांड का शासक, उसको आक्रमण के लिए भेजा। विक्टर इमैनुअल ने जो पोप के राज्य थे पेपल्स रोमैग्ना, उन पर अधिकार कर लिया और उसके बाद सिसिली और नेपल्स जनमत संग्रह के माध्यम से पिडमांड में मिला दिया गया। ये घटना 17 मार्च 1861 की थी। इसके बाद 6 जून 1861 में केबूर की मृत्यु होगी। इस प्रकार तीसरे चरण के बाद केबूर की मृत्यु होगी। पहला और दूसरा तीसरा चरण उसने इटली का काफ़ी हद तक एकीकरण कर दिया। केवल वेनेसिया और रोम इटली के नियंत्रण से बाहर रह गए। इनका एकीकरण बाद में विक्टर इमैनुअल ने किया। विक्टर इमैनुअल ने सब पहले वेनेसिया को इटली में मिलाया। वेनेसिया को इटली में मिलाने के लिए उसने पर्सा से मित्रता की। पर्सा भी ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करना चाहता था, इसलिए विक्टर इमैनुअल से मित्रता कर ली और ये कहा कि जब मैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करूं तो आप रोम पर अधिकार कर सकते हैं। आप वेनेसिया को अगर मैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करूं तो इटली मेरी मदद करेगा, तो बदले में उसे वेनेसिया दिया जाएगा। और इस समझौता होने के बाद पर्सा ने ऑस्ट्रिया पर 1866 में आक्रमण कर दिया और सेडोवा का युद्ध हुआ। एक सेडान, दोनों पूछते हैं। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार गया, लेकिन जो इटली था वो भी हार गया था इस युद्ध में। लेकिन आखिरी में विजय पर्सा की हो गई। इसलिए जब पर्सा ने ऑस्ट्रिया से समझौता किया तो उस समझौते के तहत वेनेसिया इटली को दिला दिया और इस प्रकार इटली को वेनेसिया मिल गया और उसका चौथा चरण पूरा हो गया। पांचवा चरण रोम पर इटली का अधिकार, ये सेडान के युद्ध से हुआ। पांचवा चरण सेडान के युद्ध के माध्यम से रोम का विलय हुआ। तो दो है, सेडोवा और सेडान, ये भी पूछ लेते हैं। सेडोवा युद्ध से वेनेसिया मिला और सेडान युद्ध से क्या मिला? सेडान युद्ध से रोम मिला। सेडोवा युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच था, जो ऑस्ट्रिया और सेडान युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच था। ये भी पूछ लेते हैं, पर्सा और फ्रांस, सेडाना, पर्सा और फ्रांस, सेडाना, ठीक है। पर्सा और फ्रांस का था रोम वाला विलय, और जो सेडावा था वो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच था।
जो सेडान का युद्ध है वो 1870 में हुआ। 1870 में जब प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो इसका लाभ उठाकर विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया और वहाँ का जो जो पोप थे उन्हें वो विक्टोरिया वेटिकन सिटी में चले गए और वहीं पर उनका अधिकार रह गया। रोम पर इटली का अधिकार हो गया और इटली की राजधानी बनाई गई। इस प्रकार 1870 में रोम पर अधिकार करने के बाद 5वां चरण भी पूरा हो गया और इटली का एकीकरण भी पूरा हो गया। ये था इटली का एकीकरण। ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें और इसी तरह से नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपके ये जो टॉपिक्स हैं विश्व इतिहास के वो जल्दी से पूरे कराए जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।